हम्म, ठीक है। कल से टाइम निकालिए, आप लोग प्रोजेक्ट की क्लास करेंगे, है ना। अच्छा। प्रोजेक्ट बनवाऊंगा सर्वलेट जेएसपी में, ठीक है। यस। अगर आप लोग फ्री रहोगे ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग सर्वलेट जेएसपी में, और दिन में ही स्टार्ट करूंगा, डे में, ठीक है। समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ जी। निखिल बन गया हाइबरनेट का पहला एप्लीकेशन? नहीं बना है? सर बना है लेकिन कोड अभी समझ नहीं आ रहा। यार जितना पे पूछो उतना बताओ बस, हाँ सर ज्यादा बना ना है। बोल, बताओ। बना लिया एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन हाइबरनेट। हाँ सर। तो हाइबरनेट में एक एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या 5 चीजें होती हैं जो मैंने कल बताया था, वो बताइए जरा। तो 5 चीजें बताइए जो हाइबरनेट एप्लीकेशन को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। हम्म, बोलिए। सर पहले डिपेंडेंसी डालेंगे उसमें माइन प्रोजेक्ट में, पॉम डॉट एक्सएमएल में। उसके बाद हम्म। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। उसके कॉन्फ़िगरेशन बाद फाइल एक, बनाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या होता है? हाइबरनेट cfg.xml। हाँ उसके बाद सर ठीक एक है। हाँ। उसके बाद एक उसके एच बाद बी एम डॉट एक्सएमएल से एक फाइल बनाएंगे। hvm.xml फाइल बनेगी, एक cfg.xml और एक hvm.xml। ओके। और 2 चीजें हो गई, 3 हो गया, डिपेंडेंसी हो गया, और एक जावा बीन क्लास। और उसके बाद बस 4 ही होगा। 4 ही चीज चाहिए, एक चीज बोल रहे हो। हम्म। और भी एक चीज है ना, मेन क्लास। मेन मेन क्लास भी क्लास तो बनाएंगे। मेन। हाँ। तो नईम, आप एक्सप्लेन करो जरा, बताओ क्या बनाया आपने, है ना। दोबारा आप बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए क्या बनाया। यस सर। सर सबसे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मेवन प्रोजेक्ट। सर इसमें डिपेंडेंसी डाली हाइबरनेट और उसकी SQL की। उसके बाद ये क्लास बनाई, एक मेन क्लास बनाई, एक बीन क्लास बनाई, और एक CFG फाइल बनाई, क्या बोलेंगे इसको। और जो बीन क्लास बनाई उसमें मैंने जो डेटा लिया वो ID नेम एड्रेस लिया। और इसमें गेटर सेटर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने लैम्बॉक की डिपेंडेंसी डाल दी, और @ डेटा से इसमें गेटर सेटर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो CFG फाइल बनाई, इसमें क्या किया कि जिस भी डेटाबेस से कनेक्शन किया उसका ड्राइवर और उसका यूजर नेम और पासवर्ड, और जो डेटाबेस है जैसे SQL डेटाबेस है, कौन सा SQL डेटाबेस, उसका डायलेक्ट भी, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी टैग के अंदर मतलब बनाया गया, क्या क्या कहेंगे सर। और उसके बाद जो EMP HBM जो फाइल थी उसमें हमने जो EMP फाइल है उसकी मैपिंग कर दी। और जो HBM फाइल है इसकी मैपिंग CFG फाइल के साथ कर दी। और एक मेन क्लास बनाई
मेन क्लास में हमने हाइबरनेट का कनेक्शन कर दिया, जैसे कि जो अब इस मेन क्लास को जो हम कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा। ये कॉल होने पे एम पी एच बी एम फाइल कॉल होगी। उसके बाद ये यहाँ से जो डेटा है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। हेलो सर। हाँ भाई, यस सर। बताओ। आवाज आ रही है? आ रहे सर। अभी टेबल ओबल अपने आप बना था कि बनाए थे? सर बना था। मतलब अपने आप बन गया था ना? जी सर। क्या क्या बनाए थे, कैसे कैसे बनाया है? तो हाइबरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया? हाँ। सर जार फाइल चाहिए सर, माइस्क्ल की जार फाइल और और कैसे? हाइबरनेट। सर मेवन बनाएंगे तो उसकी डिपेंडेंसी तो चाहिए सर एक्सप्लेन दोनों। तो करो भाई कि कैसे कैसे बनाया, क्या किया, ये स्टेप किया। ज्यादा नहीं बता पाओगे, लेकिन जितना भी बता पाओगे बताओ, क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया। सबसे पहले सर मेवन प्रोजेक्ट बनाया और उसमें डिपेंडेंसी डाली हाइबरनेट और माइस्क्ल की। उसके बाद एक जावा बीन क्लास बनाई और एक एचबीएम क्लास बनाई और एक सीएफजी और एक मेन क्लास। और जो सीएफजी फाइल बनाई उसके अंदर जिस भी जिस भी डेटाबेस से कनेक्शन करना है उसका ड्राइवर, मतलब प्रॉपर्टी टैग के अंदर डिफाइन किया। और जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसको भी यहीं से कनेक्ट किया। और उसका जो यूजर है वो पासवर्ड और जोन से डेटाबेस यूज किया। जैसे
मैं वर्क बेंच 8 यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो डायलेक्ट होता है सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे ओरेकल के लिए अलग होता है और माइस्कल के लिए अलग होता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना है, ये मेन होता है। और जो HBM फाइल बनाई उसका मैपिंग CFG फाइल से कर दिया, और EMP फाइल की मैपिंग ये HBM फाइल के साथ कर दिया, और जो CFG फाइल थी इसका कनेक्शन मेन से कर दिया। इसमें क्या किया कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी का मेथड होता है कॉन्फ़िगर। उसमें ये हाइबरनेट जो CFG फाइल थी उसको पास कर दिया, और कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट पे बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल किया, जिससे कि सेशन फैक्ट्री मेथड का ऑब्जेक्ट मिल गया। और सेशन फैक्ट्री मेथड पे ओपन सेशन मेथड को कॉल किया, तो सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। जैसे कि यहाँ से कनेक्शन हो गया, और इस पर बिगन ट्रांजेक्शन मेथड चलाया, और उसके बाद जो सेशन में जो मतलब कनेक्शन होने के बाद जो भी ये क्वेरी आ रही थी उसको सेव कर लिया तो ऑब्जेक्ट में डाल के। और बिगन ट्रांजेक्शन का मेथड कमिट होता है, उसके बाद एक कमिट कर दिया। पूछना है भाई किसी को कुछ, समझ आया कुछ? ये कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएबल को ऊपर जो कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल किया है ना, उसके कॉन्फ़िगर ऊपर मेथड जो है जो CFG कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, लाइन नंबर 16। ये इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो कॉन्फ़िगर मेथड होता है इसी का होता है कॉन्फ़िगरेशन मेथड का। उसमें ये CFG फाइल को पास करना होता है, उसके पैरामीटर क्या बोलते हैं उसका, पैरामीटर पास भी कर हाँ, सकते हो, पास भी कर सकते हो नहीं भी, क्योंकि ये ओवरलोडेड होता है। अगर हाइबरनेट डॉट CFG नाम रखोगे तो पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जैसे हाइबरनेट की जगह कुछ और रख दो इसका नाम, तो यहाँ पे जरूर पास करना होगा। ये भाई सेशन फैक्ट्री और बिल्ड सेशन फैक्ट्री क्या है? बिल्ड सेशन फैक्ट्री ये जो है सेशन फैक्ट बिल्ड सेशन फैक्ट्री ये मेथड होता है। सेशन फैक्ट्री की हाँ, सेशन फैक्ट्री का मेथड होता है। इसका क्या काम है? इसका काम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका काम पता है कि ये इसके बाद सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल करने के बाद इसके जो ऑब्जेक्ट पे जब हम ओपन सेशन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो कनेक्शन हो जाता है सेशन से, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री ओपन सेशन जो कॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। इतना अच्छे से पढ़ा नहीं मैंने। ओके। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, इसके इसका बिल्ड सेशन फैक्ट्री इसका नहीं मतलब मुझे समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये ओपन सेशन को जो कॉल करेंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद। इसका भी नहीं मुझे समझ आ रहा है कि बिगन ट्रांजेक्शन सर से पूछना होगा। कोड कहाँ से लिखे भाई? कौन मैं? भाई हाँ। लिखा नहीं, मैं पढ़ा था थोड़ा, यूट्यूब वगैरह से देखा था। क्या काम होता है देखो सेशन पे, हाइबरनेट
ओह, sorry। हाँ जी, बता दीजिए। यस सर। बंद क्यों कर दिया भाई, बार बार क्यों क्लिप्स क्यों ऑन कर रहे हो? हाँ, बंद नहीं किया सर। तो हाइबरनेट एप्लीकेशन को बनाने के लिए, अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं ये तो क्लियर हो गया ना, यस मतलब सर। डेटाबेस से डील करना है। हाइबरनेट का एक ही पर्पज है, हाइबरनेट का एक सिंगल पर्पज क्या है, वो है डीबी कनेक्टिविटी, डेटाबेस से डेटा लाना और डेटा शेयरिंग करना। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ हाइबरनेट। ठीक है, यस सर। डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और डेटा बेस में डेटा ले आना, ले जाना। चलिए बढ़िया है। सर तो ये जो हाइबरनेट क्या कहता है? क्या कह रहे हो? इसे ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस पर ये सर नहीं नहीं, कॉन्फ़िगर मेथड छोड़ो चला। छोड़ो, हम बता रहे हैं आपको क्या है। देखिए हाइबरनेट क्या कहता है कि अगर हाइबरनेट की एप्लीकेशन आपको बनानी है तो 5 चीजें आपको चाहिए। पहला जार फाइल, जो कि pom.xml में आपने डाला, दिखाइए जरा। भाई हाइबरनेट की जार चाहिए। अब जार को लाने के 2 तरीके हैं, या तो आप मैनुअली जार को डाउनलोड करिए या डिपेंडेंसी डाल दीजिए, जार अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? ये डिपेंडेंसी आपने डाल ही दिया, क्योंकि डेटाबेस से डील कर रहे हो इसलिए MySQL की भी डिपेंडेंसी आपने डाल ही दिया है। हम्म यस सर। और आप सेग्रीगेटर वगैरह नहीं बनाना चाहते इसलिए लोमबॉक भी डाल दिया है। तो ये तो 3 डिपेंडेंसी है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में डाला है। ठीक है, पहला हो गया आपका MySQL कनेक्टर की जार, दूसरा हो गया जी लोमबॉक, तीसरा हो गया जी हाइबरनेट। ठीक है, तो ये हाइबरनेट कोर करके आता है, आर्टिफैक्ट जिसका हाइबरनेट कोर है, यही आपने डाला है मेन। यस सर। इस डिपेंडेंसी की डालने से जो जार फाइलें हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। चलिए भाई, अच्छा अब आगे क्या करेंगे भाई? जार फाइल मान लीजिए आ गया, देन अब अगला चीज हाइबरनेट कहता है कि देखिए, अगर आप अपने डेटाबेस से डील करना चाहते हो, डेटाबेस से इंटरेक्शन चाहते हो, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाइए एक, जिसको बोलते हैं हाइबरनेट cfg.xml। अब इसको रखते कहाँ पे हो आप? हाइबरनेट cfg.xml को बनाए कहाँ पे हो आप? हाँ? SRC में SRC हम्म में रिसोर्स बना के एक फोल्डर। रिसोर्स करके फोल्डर बनाया है, बहुत अच्छा। रिसोर्स करके ही बनाना चाहिए। ये जो एक्सएमएल या प्रॉपर्टी फाइलें होती हैं, ये सब एक रिसोर्स फाइल कहलाती है, और रिसोर्स फाइल को हमेशा रिसोर्स फोल्डर बना के, आपने रिसोर्स फोल्डर कोई बनाया होगा राइट, यस सर। और उसी रिसोर्स फोल्डर के अंदर आपने इसको डाला होगा। तो हाइबरनेट की जो CFG होती है, हाइबरनेट cfg.xml, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। ये पूरे हाइबरनेट प्रोजेक्ट में एक बनता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि 1 हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन की केवल और केवल एक सिंगल हाइबरनेट CFG फाइल होती है। हाइबरनेट की CFG फाइल पूरी एप्लीकेशन में एक सिंगल होती है, बस एक बनती है, सिंगल बनती है, एक से ज्यादा नहीं बनती है। और इसमें क्या हम रखते हैं? तो इसमें हम बेसिकली अपने डेटाबेस के ड्राइवर्स की डिटेल, उसका URL, यूजर नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट और HBM की एंट्री यहाँ पे करते हैं, जो कि आपने लाइन नंबर 12 में किया हुआ, देखिए मैपिंग रिसोर्स करके। तो ये सारी एंट्री यहाँ पे होती है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये एक एक्सएमएल है। अब आपको पता ही ना, एक्सएमएल कोई भी होता है तो हर एक्सएमएल का अपना एक क्या बोलते हैं उसका, स्कीमा होता है। अगर एक्सएमएल की स्कीमा मिसिंग है तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो जो पहली लाइन है वो एक्सएमएल का वर्जन है, दूसरी लाइन जो है वो एक्सएमएल की स्कीमा है। एक्सएमएल की स्कीमा क्या होती है?
वो एक नेम स्पेस होती है, जिस नेम स्पेस में हाइबरनेट के जितने भी टैग है ना, इन टैग की मीनिंग वहां पे डिफाइंड है। ठीक है, जैसे हाइबरनेट कॉन्फ़िग, सेशन फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, मैपिंग। ठीक है, ये सारी जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, इन सारे टैग की मीनिंग आपकी उस स्कीमा में डिफाइंड है, जिसे बोलते हैं हम हाइबरनेट की स्कीमा। तो हमारी जिसमें नॉट डॉक टाइप हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन करके लिखा हुआ है, ये पूरा हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी स्कीमा है। उसकी स्कीमा में एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन करके रूट टैग है, जो लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन एक रूट टैग है। तो पहले ये बताइए, जितनी मैंने बात बताई समझ में आई? इसमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है? पहली लाइन बता दिया मैंने, पहला लाइन एक्सएमएल का वर्जन है, जिसको हम पीआई प्रोसेस इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। एक्सएमएल की स्टार्टिंग वहां से होती है। दूसरी लाइन जो है वो एक्सएमएल की स्कीमा है। स्कीमा मतलब नेम स्पेस, नेम स्पेस का मतलब जहां पे इन सारे टैग की मीनिंग है। अगर आप उस एक्सएमएल की नेम स्पेस को हटाएंगे, लाइन नंबर 2 को डिलीट कर देंगे, तो कोई भी टैग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, लाइन नंबर जो 3 है, दैट इज हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सॉरी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग। ये दिस इज अ रूट टैग, जो कि हाइबरनेट ये बता रहा है कि एक हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बात खत्म। जैसे सर्वलेट टैग से सर्वलेट की मीनिंग होती है, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, उसी तरह से हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन इज अ रूट टैग, और उस कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर हमारे पास दूसरा टैग है सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर हमारे पास फर्दर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टैग, जिस प्रॉपर्टी टैग में हाइबरनेट वालों ने, अच्छा ये प्रॉपर्टी टैग करता क्या है पहले ये समझिए। तो प्रॉपर्टी टैग जो होता है, ये बेसिकली आपके हाइबरनेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हाइबरनेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डेटा मेंबर, राइट? किसी क्लास के डेटा मेंबर। तो अगर आप ये चाह रहे हो किसी क्लास के डेटा मेंबर के अंदर कोई वैल्यूज जाए, तो उसके लिए हमारे पास होता है क्या? उसके लिए हमारे पास होता है प्रॉपर्टी नाम से टैग। तो ये प्रॉपर्टी टैग है, हाइबरनेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ड्राइवर क्लास। ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, बनी बनाई प्रॉपर्टी है ना? उस प्रॉपर्टी में आप अपने ड्राइवर क्लास का नाम दे देते हो, दैट्स इट। फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है यूआरएल, फिर है यूजर नेम, फिर है पासवर्ड। तो जिसमें आप अपने ड्राइवर का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब वैल्यू भेज रहे हो। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ? हाईलाइट तो करो, हाईलाइट करते रहो, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कल को अगर जैसे मान लीजिए कि हम हाइबरनेट के थ्रू प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उसका फायदा क्या होता है? जिसका फायदा यही होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें डेटाबेस चेंज करना है, तो भाई हमें पूरी हर जगह जाके एसक्यूएल क्वेरी नहीं लगानी है, एसक्यूएल क्वेरी नहीं चेंज करना है। बस यहाँ पे क्या कर देना है, हमें अपने प्रॉपर्टी में जो ड्राइवर का नाम है, उसका यूआरएल, उसका यूजर नेम, पासवर्ड बस चेंज कर देंगे, उसकी डिपेंडेंसी डाल देंगे, दैट्स इट। भाई इतना मात्र करने से क्या हो जाएगा, जो भी हाइबरनेट की जो डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सॉरी, उस डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है वो अपने आप स्टेब्लिश कर देगा हाइबरनेट। ये चीज है। तो अगर हमें डेटाबेस चेंज करना है, तो भाई डेटाबेस अगर हमें चेंज करना है, तो हमें हर जगह जा जाके क्वेरीज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहीं पे जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हो उसकी एंट्री कर दोगे, अपने आप पूरे प्रोजेक्ट में सारे चेंजेस हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो हाइबरनेट, अब इसको हटाओ, इतना ज्यादा ना हाईलाइट कर दो, जो मैं समझा रहा हूँ बस इसी को हाईलाइट करो। तो पहला नंबर का लाइन जो लिखा है समझ में आ रहा है, दूसरी लाइन समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये लाइन हमें कहाँ से लेनी पड़ती है? ज्यादातर हम इंटरनेट से उठा लेते हैं, एक्सएमएल की स्कीमा हो गई या एक्सएमएल का वर्जन हो गया, नहीं तो हम एक्सएमएल फाइल बना भी सकते हैं, है ना? जो हमारे पेड टूल होते हैं, जैसे मान लीजिए माई क्लिप्स वगैरह हुआ, उनमें अपने आप आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने कहाँ से? इंटरनेट से उठाया होगा, राइट? यस सर। तो वो चीज है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए यही तरीका होता है। तो आपको कौन सा लाइन नहीं समझ में आ रहा है बताइए? लाइन नंबर 1, 2, 3, किसी को भी, आपको ही नहीं, किसी को भी।
लाइन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सर लाइन नंबर क्लियर है? 10 में क्या किया है सर? SBM2 DDL। अच्छा, लाइन नंबर 10 को छोड़ के बाकी सारी लाइनें आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। किसी और को? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो नीले कलर में लिखा हुआ है ये सब क्या है, तो क्या बताओगे? ये जो लिखा है हाइबरनेट कनेक्शन डॉट ड्राइवर डॉट क्लास, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर ये जो है इसका सर किसी भी मतलब स्क्वेयर को कनेक्ट करने के लिए सर उसकी ड्राइवर जो है ना उसको सर। मैं बता रहा हूँ। हाइबरनेट के अंदर ना हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन करके एक बनी बनाई क्लास होती है, ठीक है ना? उसके अंदर फर्दर सेशन फैक्ट्री क्लास होगी, उसमें कोई प्रॉपर्टी बनी होगी जिस प्रॉपर्टी का नाम है ड्राइवर क्लास। लेकिन चूंकि वो हाइबरनेट के कनेक्शन डॉट ड्राइवर के अंदर ड्राइवर क्लास नाम की प्रॉपर्टी होगी, उस ड्राइवर क्लास नाम की प्रॉपर्टी में यानी कि डेटा मेंबर में हम ये वैल्यू भेज रहे हैं। वैल्यू बताओ कौन है? वेयर इज द वैल्यू? फिर मैं कह रहा हूँ हाईलाइट करो तो फिर तुम इधर उधर। ये वैल्यू है। हाँ, ये वैल्यू है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जाके स्टोर हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ड्राइवर क्लास, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, ये सारी चीजें उनकी बनी बनाई प्रॉपर्टी है, ठीक है? देखो, हो सकता हो कि किसी और स्कीमा में कोई और तरीके से लिखा जा रहा हो, किसी और तरह से रिप्रेजेंट हो रहा हो, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जगह अलग अलग होता है तरीका, ठीक है? तो एक हो गया हाइबरनेट ड्राइवर, फिर हो गया हाइबरनेट का यूआरएल, फिर हो गया यूजर नेम, फिर हो गया पासवर्ड, और इन सब के बाद एक हमारे पास ऑप्शन है डायलेक्ट, है ना? देखो, बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, एकदम क्लियर है, चाहे वो यूआरएल हो, यूजर नेम हो, ड्राइवर क्लास हो, ये सब प्रॉपर्टी तो बहुत क्लियर है। लेकिन लेकिन ये डायलेक्ट क्या है, यही तो आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, कि व्हाट इज डायलेक्ट? एक मिनट रुको। हम्म, तो डायलेक्ट क्या होता है बेसिकली? एक सेकंड थोड़ा दरवाजा बंद कर रहा हूँ। तो डायलेक्ट क्या होता है? तो डायलेक्ट बेसिकली ऐसा बोल सकते हो, वो टेक्निक होता है, वो तरीका होता है जिससे हम हाइबरनेट को ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें इस टाइम पे कौन से डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है और किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, किस डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट करना है। तो डायरेक्ट में ये होता है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट। एक मिनट भाई, रुक जा यार, थोड़ा बैठने दो आराम से। हम्म
तो हाइबरनेट में क्या होता है ना, हाइबरनेट इज जस्ट लाइक भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे समझ लीजिए एआई है, ये समझ लीजिए एआई टूल है समझने के लिए। अब उस एआई टूल के अंदर, इसके अंदर इंटेलिजेंस ही है कि भाई ये क्या कर सकता है, क्या इंटेलिजेंस इसके अंदर है। तो भाई इसके अंदर इंटेलिजेंस ये है, इसको जो कहोगे वो करेगा, सिंपल सा मतलब है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओरेकल डेटाबेस है, तो अगर ओरेकल डेटाबेस की एंट्री करोगे तो उसे कनेक्टिविटी कर देगा। आपके पास माइस्क्यूएल डेटाबेस है, उसकी एंट्री करोगे तो उसे कनेक्टिविटी कर देगा। तो जिस डेटाबेस की एंट्री आप यहाँ पे करोगे ना, तो उस डेटाबेस से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे माइस्क्यूएल से कनेक्टिविटी करना है, तो माइस्क्यूएल के लिए क्वेरी जनरेट करेगा। अच्छा, और माइस्क्यूएल के लिए कनेक्शन बनाएगा, माइस्क्यूएल के लिए डेटा मतलब स्टोर करेगा। इस तरह से अलग अलग तरह का काम करेगा, है ना। अगर लेट्स सपोज कि हमें कनेक्टिविटी करनी है ओरेकल से, तो ओरेकल के ड्राइवर की एंट्री कर देंगे तो ओरेकल से कनेक्टिविटी कर लेगा। तो जिस पर्टिकुलर ड्राइवर की एंट्री, जिस यूआरएल, जो यूजर नेम, जो पासवर्ड दोगे, उसके लिए ये कनेक्शन बनाएगा और उसी के लिए क्वेरी भी जनरेट करेगा। क्वेरी जनरेट ही नहीं करेगा, क्वेरी को ऑप्टिमाइज्ड भी करेगा। समझ रहे हो आप। तो क्वेश्चन है कैसे करेगा, कैसे आखिर हाइबरनेट को कैसे समझ में आए कि भाई मुझे अभी माई के लिए कनेक्शन बनाना है। उसको कैसे समझ में आए कि जी मुझे ओरेकल के लिए कनेक्शन बनाना है। कैसे उसे समझ में आए कि मुझे माई की क्वेरी बनाना है या माई के लिए क्वेरी ऑप्टिमाइज करना है। तो वो होता है डायलेक्ट। तो डायलेक्ट वो टेक्निक होता है जिस टेक्निक के थ्रू हाइबरनेट क्वेरी जनरेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस टू डेटाबेस कर पाता है। टेक्निकली डायलेक्ट हमारे यहाँ इंटरफेस होता है, जिस इंटरफेस की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे आपने माइस्क्यूएल के लिए माइस्क्यूएल 8 डायलेक्ट ऐड किया है ना। अच्छा, कई लोग हाइबरनेट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो प्रोग्राम नहीं चल पाता है, राइट। तो उसका डायलेक्ट भी इश्यू हो सकता है। जैसे कई लोग कह रहे थे कि सर मेरा नहीं चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा सा बिजी भी था, बहुत ज़्यादा मैं देखता भी नहीं था। तो उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि डायलेक्ट अगर चेंज करोगे तो आपका काम हो जाता है। कई डायलेक्ट्स जो हैं, अगर आप गूगल पे डालोगे, टाइप करोगे माइस्क्यूएल के डायलेक्ट्स, तो आपको बहुत सारे डायलेक्ट दिख जाएँगे। और इवन डेटाबेस टू डेटाबेस डायलेक्ट्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे org.hibernate.dialect.mysql 8 डायलेक्ट करके ये हमारी एक क्लास है समझ लीजिए, जिसकी एंट्री आपने यहाँ पे करा, जो कि माइस्क्यूएल के लिए किया आपने, राइट। और अगर गूगल पे जालो, टाइप करो ना माइस्क्यूएल डायलेक्ट्स, या नहीं हाइबरनेट डायलेक्ट्स ऐसे टाइप करो कि डायलेक्ट्स इन हाइबरनेट। तो ये क्या देख रहे हो, देखो इंटरफेस है ये। अगर डॉक में भी देखोगे तो ये इंटरफेस नजर आएगा। देखो माइस्क्यूएल सबसे ऊपर देखोगे तो डायलेक्ट, ये क्लास है जो कि देखो माइस्क्यूएल एक्सटेंड कर रही है माइस्क्यूएल 7 को। पब्लिक माइस्क्यूएल 8 डायलेक्ट एक्सटेंड दिस। चलो खैर हटा के दूसरे जगह जाओ, बैक करो, दूसरा यूआरएल टाइप करो, दूसरे जगह कहीं जाओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ। हाँ, ये ओपन करो, गिग्स, गिग्स फॉर गिग्स ओपन करो। देखो देखो एसक्यूएल डायलेक्ट, देखो देखो डायलेक्ट एक क्लास होती है
देखो क्लोज करो। देखो डायलेक्ट इज क्लास दैट एक्ट अ ब्रिज बिटवीन द जीडीबीसी एंड एसक्यूएल टाइप्स, कंटेन द मैपिंग बिटवीन द लैंग्वेज फलाना ढिमाका। बहुत सारी कहानी के साथ लिखा हुआ है। बस इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं, जो मैं बताया हूं वही होता है। ऐसे ना टाइप करो, आपको सीधे लिखना चाहिए था हाइबरनेट डायलेक्ट, तो आपको दिखाता कहीं पे, है ना। लेकिन ठीक है, जो मैंने बताया वही है, क्या टाइप करोगे, ठीक है। ये डायलेक्ट्स इन हाइबरनेट करके टाइप करते तो आपको चीजें पता चलती। ये देखिए, तो देखिए SQL dialect in Hibernate. So dialect specify the type of database used in Hibernate. So Hibernate generate the appropriate type of SQL statement for connecting a Hibernate application with database. तो डायलेक्ट क्या होता है? वो तरीका होता है, वो टेक्निक होता है, मतलब। अच्छा, और डायलेक्ट जो है इंटरनली, थोड़ा सा नीचे आइए, ये कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरफेस होता है, और जिस इंटरफेस की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो हर अलग अलग जो डेटाबेस है वो अलग अलग देते हैं। जैसे जैसे ओरेकल के लिए देखिए ओरेकल डायलेक्ट है, ओरेकल 9i के लिए है, माइस्क्यूएल के लिए है, सबके लिए अलग अलग तरह के डायलेक्ट होते हैं। तो ये डायलेक्ट्स जो हैं ये क्लास होती हैं जो डायलेक्ट इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करा के बनाई गई हैं इंटरनली। उस इंटरफेस को हाइबरनेट ने बनाया, इम्प्लीमेंटेशन वेंडर ने दिया। और ये डायलेक्ट क्यों जरूरी होता है, अपने प्रोजेक्ट में आइए। डायलेक्ट की एंट्री क्यों जरूरी होती है? डायलेक्ट की एंट्री इसलिए जरूरी होती है ताकि हमारे हाइबरनेट को ये पता चल पाए, ये समझ में आ पाए कि भाई अभी मुझे जो डेटाबेस कनेक्शन नहीं, अभी जो हमें एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करनी है वो किस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए करनी है। क्योंकि सारा मुद्दा तो यही था ना कि जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी होती है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी होती रहती है ना। और हाइबरनेट में क्या होता है कि एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हाइबरनेट में क्या होता है कि जी हम मेथड चलाएंगे, क्वेरी अपने आप जनरेट होगी। तो आखिर हाइबरनेट को कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या इंटेलिजेंसी है? उस इंटेलिजेंसी को बताने के लिए हम उसको जब डायलेक्ट बता देते हैं, डायलेक्ट के थ्रू उसको समझ में आ जाता है कि मुझे अभी इस डेटाबेस के लिए एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, या इस डेटाबेस के लिए क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी है। वो क्वेरी बनाना, क्वेरी ऑप्टिमाइज करना, क्वेरी एग्जीक्यूट करना, सारा काम वही करता है, इसलिए डायलेक्ट होता है। बाकी देखिए यहाँ पे HBM2 DDL और डॉट ऑटो करके जो लिखा है उसमें अपडेट लिखा है। तो इस अपडेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कई ऑप्शन हो सकता है, अपडेट की जगह पे क्रिएट भी हो सकता है। तो या इंसर्ट भी हो सकता है, बहुत सारे। अगर आप सर्च करोगे इस प्रॉपर्टी का यूज तो आपको वहाँ पे दिखेगा ब्राउजर पे जाके, ठीक है। तो अपडेट का मतलब ये होता है कि जब जब हमारी एसक्यूएल क्वेरी, मतलब जब भी हमारी एप्लीकेशन चले तो ये डेटाबेस में हमारी क्वेरीज को ऑटोमेटिकली अपडेट, हमारा जो टेबल है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। दिस इज द मीनिंग ऑफ अपडेट, ठीक है। और अगर हम अपडेट करते हैं तो क्रिएट अपने आप हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी मिसिंग है ना, HBM2 DDL वाली, ठीक है, डॉट ऑटो वाली प्रॉपर्टी, तो हमारे डेटाबेस में जो क्वेरी होती है ना वो मतलब जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। अगर क्रिएट करोगे तो ओनली क्रिएट होगा, बार बार क्रिएट होगा। ड्रॉप और क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, ड्रॉप क्रिएट होता है ना। इस प्रॉपर्टी को गूगल करके डालो, अभी पता चल जाएगा। तो प्रॉपर्टी को कॉपी करो और पेस्ट कर दो ब्राउजर में। हाँ ये, अरे भाई, पूरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है? हाइबरनेट HBM2 DDL डॉट ऑटो ना। पूरा क्यों कॉपी कर रहे हो? उतना कॉपी करो ना, तो प्रॉपर्टी है। सर्च करो, बस इतना ही डाल के ब्राउजर में सर्च करो, ठीक है। गूगल में डालो ना भाई, ब्राउजर में टाइप कैसे करो? वेबसाइट थोड़ी ना है वो।
स्टैक ओवरफ्लो पे ओपन कर लो। देखो व्हाट इज अ पॉसिबल वैल्यू। देखो नीचे आओ तो, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और देखो ये सब पॉसिबल वैल्यू थी। ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, देखो ये वैलिडेट, अपडेट, क्रिएट, क्रिएट ड्रॉप, और भी है। थोड़ा सा मुझे ये टिक नहीं है। हाँ ये देखो, देखो अपडेट का मतलब अपडेट द स्कीमा, क्रिएट का मतलब क्रिएट द स्कीमा एंड ड्रॉपिंग द प्रीवियस डेटा। अब जैसे तुम क्रिएट कर दोगे ना, तो ये बार बार पुराने टेबल को ड्रॉप कर देगा और नया टेबल बनाता जाएगा। क्रिएट ड्रॉप करोगे तो वो ही सेम काम करेगा। नन भी कर सकते हो। तो जैसे दक्ष कह रहे थे सर मेरा टेबल नहीं बन रहा है, तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी वो छोड़ रहे थे, इसलिए उनका टेबल ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा था। हम उसको हटा भी सकते थे। समझे? ये चीज है। आ जाओ प्रोग्राम में आओ। तो ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। वैसे ज्यादातर अपडेट ही लिखना चाहिए। अपडेट का मतलब ये होता है कि टेबल क्रिएट बस एक बार होगा, क्वेरी बार बार अपडेट होगा। मतलब जैसे अगर सपोज करो कि आपने एक बार डेटाबेस टेबल बन गया है ना, अब टेबल में एक इंसर्ट क्वेरी फायर हो गई। अब जब दोबारा चलाओगे तो जाहिर सी बात है दोबारा इंसर्ट क्वेरी होगी। तो अपडेट का मतलब वो क्वेरी हमारे डेटाबेस में अपडेट हो जाए। ठीक है? अब जैसे अपना प्रोग्राम दिखाओ, वो मेन मेथड मतलब मेन क्लास, मेन जावा। हाँ, अब जैसे आपने, अच्छा मुझे अपना HBM भी दिखा दीजिए। HBM में आपने क्या लिख रखा है? जनरेशन क्लास नेटिव, ये लिख रखा है ना लाइन नंबर 10 में। ओके, जनरेशन क्लास नेटिव, नेटिव की जगह पे यहाँ पे, अभी मैं इस पे आऊंगा, अभी मैं इसको समझाऊंगा। बट आप मेन क्लास को दोबारा चलाओ, दोबारा रन करो। अभी अपना डेटाबेस ओपन करके दिखाओगे? पहले डेटाबेस ओपन करो। थ्रेड क्वेरी चलाओ। अभी देखो कितना डेटा है इसके अंदर, 5 है ना। अब दोबारा रन करो, देखो छठवां डेटा ऐड हो जाएगा। छठवां डेटा जाके इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। रन करो। हो गया ना? तो ये छठवां डेटा जाके इसके अंदर क्या हो गया? अपडेट हो गया। इसको हम बोलेंगे कि ये डेटा हमारा क्या होगा वहां पे? अपडेट। ठीक है? ओके, वहीं जाओ भाई, वहीं जाओ, CFG के अंदर जाओ। CFG, तो CFG में क्या हुआ भाई? देखो अब ये सब कुछ आपको एकदम रट्टा मार लेना होगा, याद कर लेना होगा कि हाइबरनेट की एप्लीकेशन में ये सब बनता है। अपने हाथों से टाइप करिए ये प्रोग्राम, 2 बार 3 बार अपने प्रोग्राम अपने हाथों से टाइप करोगे ना। देखो किसी फ्रेमवर्क का ना पहला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बस। और पहला प्रोग्राम जब समझ में आ जाता है तो बाकी सारे प्रोग्राम एक ही तरह से होंगे। बाकी तो कंसेप्ट समझना है। कैसे सर्वलेट का पहला प्रोग्राम बनाना कठिन था, वैसे ही यही है। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है। तो अब आपको समझ में आया HBM टू DDL अपडेट का मतलब क्या है? अपडेट की जगह पे क्रिएट कर दो। यहाँ पे करो जरा, क्रिएट, क्रिएट लिख दो। हाँ वहाँ पे क्रिएट कर दो। तो ये क्या कर देगा पता है? पुराना टेबल ड्रॉप कर देगा और नया टेबल क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब सारी एंट्री भी खत्म हो जाएगी। रन करो मेन को, देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं ऐसा। कर क्या रहे हो तुम? क्लीन विलीन क्या करने जा रहे हो? हम्म,
हुआ नहीं कुछ यार। मेन मेथड अपने इक्लिप्स में आओ। कुछ भी नहीं हुआ सर। ताऊ हो तो कैसे होगा ना। CFG फाइल को सेव किए हो? भांग खा के बैठे हो तो कैसे होगा? भाई पढ़ाई लिखाई थोड़ा मन से करो, ठीक है। अब हुआ कि नहीं हुआ देखो, रुको रुको पहले रुको। वहां मत देखो, यहीं दिख रहा है, वहां देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ है, देखो यहाँ। देखो CFG ओपन करो, एक चीज तुम्हें दिखाते हैं, एक और चीज दिखाते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी है हाइबरनेट सो एसक्यूएल ट्रू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी एसक्यूएल क्वेरी इंटरनली मेमोरी में जनरेट होगी उसको ट्रू करने से यहाँ पे कंसोल में दिखने लगता है। हेलो सर। एक मिनट रुको यार, चार्जर लगा रहे हैं एक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो सो एसक्यूएल करके लिखा हुआ है ना ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है कि ये एसक्यूएल क्वेरी को दिखाएगा। इसमें एक और होता है फॉर्मेट। अगर उसमें जैसे एक होता है ना हाइबरनेट सो एसक्यूएल ट्रू करके लिखते हो, ऐसे एक ऑप्शन होता है हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट ट्रू। तो फॉर्मेट ट्रू कर दोगे ना, तो वो क्वेरी जो भी इंटरनली मेमोरी में जनरेट होगा वो फॉर्मेटेड मैनर में आएगा। रुको मैं फॉर्मेट प्रॉपर्टी इन हाइबरनेट। ये लो, ये प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ। हाँ लेकिन ये तो स्प्रिंग बूट का है ना। अच्छा एक काम करो, इसके पहले हाइबरनेट डॉट फलाना डॉट दिमाग का जो भी होता है वो लिख देना, और उसमें बस ये लास्ट में ये लिख देना हाइबरनेट सो एसक्यूएल प्रॉपर्टी। समझे? नहीं समझे? अरे यार तुम वहां जाओ, बताता हूँ। जाओ, मैं बताता हूँ। हाँ, तो अनम्यूट तो पहले कर लो अपने आप को। हाँ, ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, लाइन नंबर 11 को कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, बस तुम्हें लिखना है ये हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल फॉर्मेट, सो एसक्यूएल हाइबरनेट फॉर्मेट एसक्यूएल इज इक्वल टू ट्रू। हाइबरनेट फॉर्मेट, हाँ सो के जगह पे फॉर्मेट लिख दो बस। FORMAT। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी जनरेट होगी फॉर्मेट मैनर में आएगी, और सो एसक्यूएल करने से ये कंसोल पे दिख रही है। तो आप बताइए, आपको सारे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, बोलो भाई। सब समझ में आ गया ना कि जो चीज मैंने बताया? ओके। इसका अब इसका अगर क्या मतलब, फॉर्मेट वाले का क्या फॉर्मेट का बताया आपने? मतलब होगा थोड़ा फॉर्मेटेड मैनर में दिखेगा, सुंदर दिखेगा, फॉर्मेटेड मैनर में दिखेगा। अभी थोड़ा सा एसक्यूएल क्वेरी जो जनरेट हुई उतना अच्छा नहीं दिख रही है देखने में ना। थोड़ा सा कंसोल में जाओ, थोड़ा ऊपर करो, कंसोल में जाओ, थोड़ा ऊपर करो। अरे भाई कंसोल को तो बस ऊपर करना है यार, वहां स्क्रॉलर दिख नहीं रहा है कंसोल पे। देखो क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है? ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? और इंसर्ट हुआ। तो क्रिएट करने से क्या होगा कि वो बार बार क्या कर देगा, पुराना टेबल मेमोरी से ड्रॉप कर देगा, न्यू टेबल क्रिएट कर देगा, और फिर वहां से इंसर्ट क्वेरी चला देगा। समझे कि नहीं समझे? जाके देखो एसक्यूएल में अभी अपने डेटाबेस में, मतलब जाके देखो, नया एंट्री होगी, नया रिकॉर्ड आया होगा, बस एक रिकॉर्ड आया होगा, पहले 3 रिकॉर्ड था ना। आया ना? किसका?
तो क्रिएट भी होता है, अपडेट भी होता है। और अपडेट वाला क्या करता है, टेबल नहीं अपडेट करता है, नहीं टेबल वही रहता है, उसमें रिकॉर्ड अपडेट करता रहता है, समझे? जी सर। जैसे एग्जीक्यूट अपडेट करके है वो, समझ लीजिए। कोड में आइए, तो अब दोबारा रन करिए, अभी देखिए कुछ फर्क पड़ रहा है। दोबारा रन करिए मेन को। अभी देखिएगा क्वेरी थोड़ा फॉर्मेटेड तरीके से दिखेगी, जो सो एसक्यूएल फॉर्मेट हमने डाला था प्रॉपर्टी। देखो आ रहा है बढ़िया फॉर्मेटेड, समझे कि नहीं समझे बात? मैं थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, और क्या, पहले सो फॉर्मेट का मतलब वही होता है। ओपन करो CFG। तो क्लियर है कि CFG का क्या यूज है, कैसे कैसे क्या काम करती है, इतना क्लियर है? CFG फाइल जो बनी हुई है ये क्लियर हो गया? लगभग मुझके लिए पढ़ना पड़ेगा एक बार। ओके। अब हाइबरनेट का जो दूसरा चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है परसिस्ट क्लास, यानी कि पोजो या जावा बीन। वो परसिस्ट क्लास हमें दिखाई है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होने जा रहा है। ये आपका वो परसिस्ट क्लास है, जिसको आपने प्राइवेट डेटा विथ पब्लिक सेग्रीगेटर के थ्रू बना रखा है, लॉम्बॉक लगा के। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा कि आपने लॉम्बॉक यूज किया है, वेरी गुड। तो ये वो परसिस्ट क्लास है। तो कई बार हाइबरनेट में पूछा था व्हाट इज परसिस्ट क्लास, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होने जाता है ना, दैट इज अ परसिस्ट क्लास, है ना? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी फ्रेमवर्क का पहला ही प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, बस बाकी सारे प्रोग्राम उसी तरह से बनेंगे। एक प्रोग्राम बना लिया, अब जैसे ये बना लिया ना प्रोग्राम, अपने मन से इस प्रोग्राम को 2 बार बनाओ, सही बता रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजें कॉपी कर लो जो भूल जा रहा है, जैसे स्कीमा आपको लेना पड़ेगा, है ना, मुझे भी याद नहीं रहेगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज जो है, ये DDL है, ये शो एसक्यूएल फॉर्मेट है, ये डायलेक्ट है, ये प्रॉपर्टी है, ये ड्राइवर है, URL, यूजर नेम, पासवर्ड सब याद कर डालो। बस उससे क्या होगा कि आदमी को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमें प्रोग्राम बनाने आ रहा है। पहले दिन प्रोग्राम बनाने के लिए दिया, मैंने कहा बनाओ भाई, हाँ। आशुतोष कहते हैं कि जी हम तो रेडी हैं इंटरव्यू के लिए। कैसे रेडी हो, प्रोग्राम ही नहीं बनाने में घबरा रहे हो? तो वो तो समस्या है ना भाई, ऐसा ना करिए। चलिए, तो परसिस्ट क्लास। और सौरभ अगर ये आज एक बार बोला लैपटॉप नहीं स्क्रीन शेयर हुआ, 2 बार और बोलूंगा, तीसरी बार से रिमूव कर दूंगा क्लास, ये जान लेना, जो स्क्रीन नहीं शेयर करेगा। सर रेडी हूँ। नहीं, मैं बोल दिया, अभी रेडी। रेडी रह के क्या करोगे? अभी रेडी से कोई फायदा नहीं है, जब समय आएगा तब, हाँ, तब रेडी रहिएगा। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और क्या, यहाँ पे हमारा कोई तानाशाही नहीं है, रेडी रहा यस सर करिए। यस। पढ़िए, देखिए। परसिस्ट क्लास, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होने जा रहा है। ओके। हाइबरनेट कहता है कि जो परसिस्ट क्लास होती है, ये क्लास एक्चुअली में डेटाबेस में स्टोर होने जा रहा है। इस क्लास की इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, बट आप अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इसकी हमें दोगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए एक मैपिंग फाइल बनाइए, और जो मैपिंग फाइल होगी वो, जिसको हम बोलते हैं HBM फाइल। तो जो HBM फाइल होती है वो हर हाइबरनेट की परसिस्ट क्लास के लिए बनती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास परसिस्ट क्लास 50 है, तो 50 मैपिंग फाइल बनेंगी। इसीलिए देखिए इसको empHBM.xml आपने इसका नाम दे रखा है। तो क्योंकि ये EMP के लिए HBM बनी हुई है, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक है, किसी एक क्लास के लिए है। और जो परसिस्ट क्लास की एंट्री होती है HBM में होती है, ये भी याद रखिएगा। और HBM की एंट्री CFG में होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करिए, वहां पे एक एंट्री होगी, इसकी बड़ी होगी।
पड़ी हुई है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री के बिना काम हो ही नहीं पाएगा मैपिंग रिसोर्स करके, ठीक है। मैपिंग रिसोर्स करके ये एंट्री वहां पे होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने एचबीएम की। एचबीएम हमने क्यों बनाया? तो एचबीएम वो फाइल होती है जिस फाइल में हमारी पर्सिस्ट क्लास की एंट्री होती है, साथ ही साथ हमारे टेबल की इंफॉर्मेशन होती है, टेबल के अंदर कॉलम की इंफॉर्मेशन होती है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी वही देखिए, आपने स्कीमा बना रखा है, फिर आपने जो है स्कीमा के साथ साथ जो है आपने क्या करा है, स्कीमा बना रखा है, और साथ में आपने क्या कर रखा है भाई, स्कीमा के साथ साथ आपने नीचे उस क्लास की एंट्री कर दी है। ये जो टेबल लिखा है ना, टेबल इज इक्वल टू EMP1, ये हटा दो, डिलीट कर दो। अगर ये लाइन हटा दोगे ना, टेबल इज इक्वल टू EMP1, तो ये हाइबरनेट इतना स्मार्ट है कि वो आपका जो डेटाबेस में टेबल बनाएगा वो आपकी पर्सिस क्लास के नाम से ही बना देगा। और ये जो प्रॉपर्टी में लिखा है ना आपने, नाम, प्रॉपर्टी में नेम, नेम, एड्रेस, है ना, ये तो खैर बनाना जरूरी है ना। और ये जो आईडी लिखा है आपने लाइन नंबर 9 पे, ये क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब समझिए जरा। देखिए, पहले आप इसको रन करिए, और अब आप देखोगे तो ये एक नया टेबल बनाएगा जिसका नाम EMP होगा, यानी कि क्लास के नेम से वो बनाएगा। क्लास नेम से जो है टेबल मेमोरी पे क्रिएट होगा। क्लास का जो भी नाम होगा उसी नाम से टेबल बन जाएगा भाई, EMP नाम से टेबल बन जाएगा। देखो बन गया ना EMP नाम से टेबल। हाँ भाई, ठीक है। बन गया। उसी पे क्लिक करो ना, वहीं पे। अरे वहीं वहीं भाई, हाँ वहाँ पे क्लिक करो। उसके सामने EMP पे ले जाओ, उसके सामने और आगे और आगे और आगे और आगे, थोड़ा सा आगे और आगे। हाँ, क्लिक करो, ये देखो। हम्म है ना आसान? यार आसान चीजें क्यों नहीं सीखते हो भाई? ओके, चलिए आइए। तो कोड में HBM दिखाओ। HBM में आपकी पर्सिस क्लास की एंट्री होती है। तो जो भी आपकी पर्सिस क्लास होगी, HBM फाइल ओपन करो। ये हमारी पर्सिस क्लास है, क्लास का नाम EMP है। और EMP क्लास में देखिए हमारे पास 3-4 एट्रीब्यूट हैं। EMP क्लास में कितने फील्ड बने हुए थे? 3 बने थे ना, ID, एड्रेस, नेम, ठीक है। तो आपने क्या करा है, देखिए हाइबरनेट क्या कहता है ना, हाइबरनेट कहता है कि भाई आप जब भी डेटाबेस, मतलब डेटाबेस जब भी बनेगा, टेबल जब भी बनेगा, तो टेबल के अंदर प्राइमरी की होना जरूरी है। आपको पता है ना कि ये क्वार्ट्स का नियम या नॉर्मलाइजेशन जो भी होता है, जो आपने पढ़ा होगा डेटाबेस में, तो नॉर्मलाइजेशन में ये चीज सिखाया जाता है कि जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना, टेबल नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो प्योर नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन में ये चीज है कि भाई ये पहला जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो ये कहता है कि हर टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। तो प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। एक मिनट रुकिएगा जरा।
हाँ जी, ठंड बहुत ज्यादा है यार, तो उतने ठंड में अवकाश कर दें ठंड वाला। हाँ वो भाई, नहीं सरकारी छुट्टी हो रहा है, हम लोग छुट्टी नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ना। चाय पीजिए। छुट्टी में कुछ रखा नहीं है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। बोलो भाई। तो देखिए इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बताओ। नहीं यस सर। सर ये जनरेटर क्या है? जनरेटर जो टैग है इसका क्या काम है सर? और सब समझ में आ रहा है, जनरेटर की जगह पे लगा, जनरेटर के अलावा सब समझ में आ रहा है, बताइए। जनरेटर के अलावा सब समझ में आ रहा है। हाँ लगभग में तो आएगा सर। सर लाइन नंबर 9 से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यही करेंगे बड़ा भाई, क्या सर? जनरेटर को छोड़ के, जनरेटर को छोड़ के एक्सप्लेन करो। इसमें मैपिंग कर दी है वो क्या? इसमें हम्म जो क्लास, इसमें जो मैंने जो डाटा लिया था जावा बीन क्लास में, तो उसकी क्लास की यहाँ मैपिंग कर दी है ये, और उसका जो ये डेटा था आईडी के लिए स्पेसिफिक है क्या? वही तो हमें लग रहा है प्राइमरी की बना दी है क्या? नहीं मतलब हम लोग वहाँ पर आईडी लेते हैं, तो ये जो आईडी टैग है वो उसी के स्पेसिफिक है क्या? ये तो बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ, देखिए कहानी ये है कि आपको ये तो पता है ना कि एचबीएम फाइल परसिस्ट क्लास के लिए बनाई जाती है। परसिस्ट क्लास का मतलब क्या होता है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होगा, जिस क्लास का जो डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, सारी वैल्यू जो है डेटाबेस में स्टोर होगी, वह परसिस्ट क्लास। ठीक है, तो जो हमारी परसिस्ट क्लास है, इस परसिस्ट क्लास की एंट्री हमने एचबीएम फाइल में कर रखी है। इस फाइल का नाम है emp.hbm.xml। ठीक है, नाम इसका hathi.hbm.xml हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता है, बस एचबीएम होना जरूरी है। ऐसे जो हाइबरनेट cfg.xml बनी है, उसका नाम हाइबरनेट cfg.xml की जगह पे हाथी cfg.xml भी हो सकता था, ये आपकी मर्जी है, बट नाम यही रखना चाहिए कन्वेंशनली, और एचबीएम का नाम परसिस्ट क्लास के नेम पे रखना चाहिए कन्वेंशनली। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि आपने emp.hbm.xml फाइल बनाई, तो ये इसमें सबसे पहले तो emp क्लास की एंट्री होगी, तो जो कि लाइन नंबर 6 में 7 में हो गई। साथ ही साथ में वहां पे आप अपना टेबल का नाम बता सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे इस क्लास के लिए एक टेबल बनाना है, टेबल का नाम कुछ और हो, क्लास का नाम कुछ और हो, तो आप एक काम करिए, आप अपनी क्लास का नाम और वहां पे टेबल करके प्रॉपर्टी यूज करिए जो इन्होंने यूज किया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी नहीं यूज करोगे तो जो क्लास का नाम होगा इसी नाम से टेबल बन जाएगा। और अगर आपने टेबल इक्वल टू करके लिख दिया, कैसे, कंट्रोल Z करो भाई, अंडू करो, तो जैसे इन्होंने लिख रखा था ना, तो अपने आप वहां पे क्या हो जाएगा, उसी नाम से टेबल बन के आ जाएगा। ओके,
अब जब टेबल बनेगा तो टेबल में कॉलम भी बनेंगे, और जब टेबल में कॉलम बनेंगे तो एक टेबल में एक कॉलम प्राइमरी की होना जरूरी है। तो ऐसा कॉलम जिसको प्राइमरी की आपको बनाना मैंडेटरी है, ये हाइबरनेट का स्टैंडर्ड कहता है, नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करता है। तो उस कॉलम को आपको आईडी एट्रीब्यूट में डालना है। तो आईडी करके टैग होता है, जिस टैग में आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम देना है जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। तो भाई हम आईडी वाले फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जिसके कॉलम का नाम आईडी है। ये जो आईडी लिखा है ना, आईडी नेम इज इक्वल टू आईडी, हाँ वो आईडी जो लिखा है नेम, ये जो पहला आईडी लिखा है, पहला आईडी वो टैग है, वो बना बनाया टैग है। और जो नेम इज इक्वल टू आईडी लिखा है वो हमारे फील्ड का नाम है। अपनी ईएमपी क्लास में जाओ, यहां पे लिख दो ईएमपी आईडी। अब जाओ वहां पे कॉपी करो। अरे भाई सेव तो कर दिया करो यार, ये इक्लिप्स इंटेलिजे थोड़ी ना है, इक्लिप्स है भाई। यहाँ पे जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू ईएमपी आईडी। यस, और एक कॉलम इज इक्वल टू आईडी लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉलम इज इक्वल टू आईडी लिखने का मतलब ये हो गया इसी नाम से कॉलम बनेगा डेटाबेस में। यहाँ पे भी ईएमपी आईडी लिख दो, आपकी मर्जी, या हटा ही दो, वो मैंडेटरी नहीं है। न टाइप मैंडेटरी है न कॉलम मैंडेटरी है, दोनों एट्रीब्यूट ऑप्शनल है। टाइप इंट मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम का टाइप इंट है, अब इंट ही टाइप का तो है ईएमपी आईडी। और कॉलम आईडी का मतलब डेटाबेस में इसी नाम से कॉलम बनेगा, समझे। अगर आप नहीं हटा दो ना कॉलम इज इक्वल टू आईडी, हाँ हटा दो कॉलम इज इक्वल टू आईडी बस, तो किस नाम से अभी कॉलम बनेगा, ईएमपी आईडी नाम से ही बनेगा। और टाइप इंट भी हटा सकते हो आप। तो ये जो आईडी एट्रीब्यूट होता है किस लिए होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईडी एट्रीब्यूट, टू जनरेट द प्राइमरी की। वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ कॉलम, जिस पर्टिकुलर कॉलम का नाम हम बताएंगे उस कॉलम के लिए हमारी प्राइमरी की डेटाबेस में बनेगी। बट जब प्राइमरी की डेटाबेस में बनेगी तो उसको जनरेट होगी, तो उसके जनरेशन का स्ट्रेटजी क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, तो उस दिस इज कॉल्ड जनरेशन क्लास। तो जो जनरेशन क्लास होता है, इस जनरेशन क्लास का मतलब होता है, जनरेशन क्लास का मतलब होता है कि जो प्राइमरी की डेटाबेस में बनेगी वो किस टेक्निक से बनेगी। अब आपने लिख दिया नेटिव, तो नेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा डेटाबेस होगी, उस डेटाबेस की जो नेटिव एपीआई होगी, जो नेटिव लाइब्रेरी होगा, जो नेटिव तरीका होगा, उसके थ्रू आईडी बनेगी, प्राइमरी की बनेगी। आप यहां नेटिव के जगह पे असाइन लिख सकते हो, नेटिव हटा के क्या लिख दो, असाइन। हाँ असाइन लिख दो। इसका क्या मतलब होता है, अगर असाइन नहीं भी लिखोगे, आप इसको हटा सकते हो, पूरी लाइन को डिलीट कर सकते हो, लाइन नंबर 10 को डिलीट कर सकते हो, पूरा हटा भी सकते हो। असाइंड नहीं, ओनली असाइन। तो असाइन का मतलब होता है कि दिस प्राइमरी की असाइन बाय मी, मतलब अब ईएमपी आईडी की जो प्राइमरी की वैल्यू होगी वो असाइन हम करेंगे। आप ईएमपी अपनी मेन क्लास दिखा सकते हो मुझे, देखो मेन क्लास में आप अपने ईएमपी क्लास की आईडी को असाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, असाइन कर रहे हो ना। तो यहाँ असाइन करने का मतलब यहाँ टू आप असाइन बोल रहे हो ना, तो ये जो टू भेज रहे हो, तुम कत्ते ही गवार इंसान हो यार, तुम ऐसे नहीं लिखना चाहिए एक एक लाइन, हटा दो खट से, डॉट करो, पूरा खानदान आ जाएगा, तुरंत टाइप कर दो। अब उसमें देख रहे हो ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो असाइन का मतलब जी प्राइमरी की असाइंड बाय मी या असाइंड बाय यू, जो भी समझो। तो ये प्राइमरी की आप असाइन कर रहे हो, यहाँ पे देखो
लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपकी जो असाइंड प्राइमरी की है इस पे वो काम कर रही थी। पहले तो शायद 1 2 3 अपने आप हो रहा था, अभी असाइन करके अब रन करो। अभी जैसे आपने असाइन कर दिया, जाइए एचपीएम में, अभी ये असाइन आपने करना पड़ेगा। अगर आप असाइन नहीं भी लिखोगे, लाइन नंबर 10 को पूरा डिलीट मार दोगे, तो बाय डिफॉल्ट असाइन ही होता है। ये भी याद रखिएगा आप, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप यहाँ इंक्रीमेंट लिख दोगे तो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होने लगेगा अपने आप, समझे। यहाँ पे नेटिव लिख दिया था आपने, तो उसका मतलब ये हो गया, ये गूगल करिए ना, आप सर्च करिए कि जनरेशन क्लास इन हाइबरनेट, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जनरेशन क्लास आपको नजर आएंगे। जनरेशन स्ट्रेटेजी, जनरेशन क्लास इन हाइबरनेट, ये ओपन करो, टी पॉइंट, चलो वही ओपन कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो देखो देखो ये जनरेशन टैग होता है, और एक्चुअली में आइडेंटिफायर जनरेशन एक इंटरफेस होता है, जिस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो है एक असाइंड होता है, इंक्रीमेंट होता है, सीक्वेंस होता है, हीलो होता है, नेटिव होता है, आइडेंटिटी होती है ना, और आओ फॉरेन होता है, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट आइडेंटिटी होती है। इतने तरह के जनरेशन टेक्निक होते हैं। ये जनरेशन टेक्निक किस लिए है यार? प्राइमरी की को जनरेट करने के टेक्निक है। असाइंड ही था, असाइंड नहीं था, असाइंड होता है। आप गलत सही लिख रहे थे आप। तो असाइंड का मतलब होता है कि दैट प्राइमरी की असाइंड बाय यू, आप असाइन करोगे। अगर हम असाइंड, अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट असाइंड ही होता है। और इंक्रीमेंट का मतलब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होने लगेगा, आपको भेजने की भी जरूरत नहीं है ना। प्राइमरी की अपने आप 1 2 3 4 5 6 अपने आप बढ़ता रहेगा। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अब हमारा जो डेटाबेस है वो प्राइमरी की एक हाइबरनेट, नहीं, जो डेटाबेस के अंदर एक सीक्वेंस करके भी कंसेप्ट होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। डेटाबेस में सीक्वेंस नाम का भी एक टॉपिक होता है। तो सीक्वेंस टॉपिक क्यों जरूरी होता है पता है? डेटाबेस में सीक्वेंस टॉपिक के थ्रू हम कोई भी सीक्वेंस जनरेट करा सकते हैं। जैसे लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस हो गया। अब 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9, इस तरह से एक सीक्वेंस हम बना सकते हैं। तो सीक्वेंस इज अ टॉपिक। ये टॉपिक क्यों जरूरी होता है डेटाबेस में? अगर हमें कोई सीक्वेंशियल की या कोई सीक्वेंस जनरेट कराना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके, वो हम सीक्वेंस बना सकते हैं, बट वो बड़ा नंबर होता है। जब हम सीक्वेंस मेंशन कर देंगे तो जो हमारी प्राइमरी की बनेगी वो डेटाबेस में सीक्वेंस को यूज करके बनेगी। और जो हीलो हम मेंशन कर देंगे तो हीलो एक ऐसा मतलब तरीका होता है। इसमें क्या होता है, ये डेटाबेस के, जिस डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगी उस डेटाबेस के एल्गोरिदम को यूज करके प्राइमरी की बनाएगी। नेटिव का मतलब उस डेटाबेस की नेटिव एपीआई को यूज करके प्राइमरी की बनाएगी। तो ये हमारे लिए नहीं है, बस हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा। अब सेलेक्ट का मतलब क्या, देखो फॉरेन का मतलब फॉरेन की को यूज करके प्राइमरी की बनाएगी, ये जो भी है। नीचे लाओ ना, स्क्रॉल करो, अभी आपको दिखेगा। देखो देखो असाइंड का मतलब क्या होता है कि इट इज अ डिफॉल्ट जनरेशन स्ट्रेटजी, है ना। और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो असाइंड ही होता है। असाइंड मतलब इज एंड माई यू। और इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इतने जाओ, आप कोड में जाओ, ये सब पढ़ते रहना, ये सब लिंक ओपन करके अपना पढ़ते रहिएगा, ये सब लिंक ग्रुप में डाल देना। तो असाइंड अगर आपने लिख दिया तो नाउ दिस प्राइमरी की असाइंड बाय यू। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा था, आपने जो नेटिव लिखा था, नेटिव में भी तो इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन जो आपने एक नंबर फिक्स कर दिया था उसी के बाद इंक्रीमेंट हो रहा था शायद, आई डोंट नो। मुझे आप सीएफजी में जाके पहले वहां क्रिएट की जगह पे अपडेट कर दो, ताकि बार बार टेबल ना बने। या रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
पहले एचबीएम में जाओ। एचबीएम में जाके पहले यहाँ पे असाइंड आपने कर दिया। असाइंड का मतलब तो समझ गए ना कि प्राइमरी की असाइंड बाय यू। ठीक है, अगर आपने असाइंड कर दिया और अपनी मेन क्लास में इसको असाइन नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, असाइंड ही या इंक्रीमेंट कर दें, बताओ। इंक्रीमेंट कर दो, करो इंक्रीमेंट। ज़्यादातर मैं तो इंक्रीमेंट ही लिख देता हूँ। हाँ, इंक्रीमेंट लिख देना चाहिए। ठीक है, और अब आप अपनी मेन क्लास में जो आप सेट कर रहे हो ना, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस डेटा को सेट ही नहीं करना है। ईएमपी में ऑब्जेक्ट्स में डेटा सेट ही नहीं करना है। हाँ, डिलीट मार दो, 10वां लाइन डिलीट मार दीजिए, क्योंकि वो तो अपने आप इंक्रीमेंट होगा। अब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपका एक नया टेबल बनेगा और उसमें ये चीज़ अपने आप इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, शायद 1 के थ्रू। पहले भी 1 ही था, आई डोंट नो ऐसा क्या था यार। पहले भी 1 था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखना जरा डेटाबेस, डेटाबेस देखना अभी, क्वेरी मत चलाना, देखो 1 ही है। रुको रुको रुको। और आपने सेट क्या किया था 2, लेकिन यहाँ आया 1, आया था ना 1। तो एक्चुअली में वो 2 क्यों नहीं आया, मुझे ये बताओ। क्योंकि आपने नेटिव लगाया था, तो वो नेटिव लाइब्रेरी को यूज कर रहा था, वो शायद इंक्रीमेंट को ही इंटरनली फॉलो कर रहा था मेरे ख्याल से। और 2 वाला कब आएगा, जब आपने लिख दिया होता असाइंड, तो 2 आ जाता। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे या नहीं समझे? म्यूट क्यों कर लेते हो भाई, क्या कर रहे हो यार? श्री राम। आया है थोड़ा बहुत। वो सब ठीक है, लेकिन सर आप बोले मुझे बुरा लगा थोड़ा सा। क्या वही गवार सर बोल दे। गंवार बोलेंगे नहीं भैया? बोलना ही पड़ेगा भाई गंवार। तो गंवार तो बोलना ही पड़ेगा भाई। सर लैंग्वेज सही नहीं लगी। हाँ, क्या कह रहे हो? सर लैंग्वेज सही नहीं लगी मुझे। तो एक बात बताओ, पूरी जावा खत्म हो गई, आपको ये नहीं पता कि प्रोग्राम सेव करके रन करा जाता है? ये बताइए मुझे बात है। प्रोग्राम सेव करके पूरी जावा खत्म हो रही है, अभी फ्रेमवर्क पढ़ाई कर रहे हो, प्रोग्राम सेव करके तो रन करोगे। सर ठंडी में बैठे हैं सर, हाथ नहीं चल रहे हैं वैसे। ठंडी में बैठे हो, हाथ नहीं चल रही है? अच्छा, ओके। तो बताओ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, ना कुछ नहीं नहीं चाहिए बता, बस। मतलब ये सर बताओ भाई, बोलना जो नहीं चाहिए। करना चाहिए वो कर दें यार। नहीं सर, कुछ नहीं सर, मतलब सही हम्म, नहीं लगता ना किसी से ऐसे कहना। आप क्या हमसे कह करें? रहे किसी से ना कहो, मतलब गवार वाली भाषा आप किसी से ना कहो सर। हम आप हैं? हमसे नहीं, किसी से ना कहो। क्या कह रहे हो? मतलब गवार वाली, गवार जो सर आपने शब्द बोला वो किसी से ना बोलो सर। क्यों नहीं गलती बोले भाई? इंसान ही। ठीक है हम्म, सर, आपकी मर्जी, बोलिए। हम तो बोल रहे हैं भाई, बोलेंगे ही। जब हमारी एक्सपेक्टेशन, भाई आप जो हमारे से पढ़ने आते हो, तो आप हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि नहीं रखते हो, ये बताओ। जब आप हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, हम आपसे भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये बताओ। हैं? जी सर। तो हम आपसे एक्सपेक्टेशन यही रख सकते हैं कि हम जो आपसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं, करो। ठंड में हो तो कौन सा बैठ के तुम्हें वहां एसी में बैठे हो भाई, रजाई में, घर में अंदर बैठ के रजाई में, चारों तरफ से कमरा दरवाजा बंद कर लो, पढ़ना चाहिए मेहनत से। अब पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, ये सर लाइन घर पे थोड़ा हाईलाइट मानते करनी हैं। चाहिए जो लाइन पढ़ रहे हो। अब आपको मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, एक्टिव दिखाओ, एक्टिवनेस दिखाओ। 1000 बार क्लास में सिखा दिया है कि आ, आप जो है लाइन को हाईलाइट करो, जो लाइन मैं समझा रहा हूँ कम से कम उस लाइन को दिखाओ। तो इससे क्या होता है कि आदमी खुद एक्टिव रहता है।
खुद एक्टिव रहो, आप भी एक्टिव रहो। और हमें अब जैसे मैं आपको कोई लाइन अभी पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने शेयर किया तो उसको हाईलाइट करो। ये थोड़ी ना कहने से काम चलेगा कि जी हम तो रजाई इतनी ठंडी है कि हाथ बाहर नहीं निकालने का मन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और प्रोग्राम चला रहे हो और उसके बाद परेशान हो जाओगे, नहीं चल रहा है तो क्या पता जी हम सेव ही नहीं किए हैं। वो बेसिक सी बात है। जल्दी जल्दी अपना काम करना सीखो। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि अपनी भलाई के लिए कह रहे हैं, ये बताओ। और उसमें कौन सा हमारे कहने से, हम तो आपको अमिताभ बच्चन कह दें, हमारे कहने से अगर ऐसा हो जाए भाई हम तो अमिताभ बच्चन कह सर दें सर ना। देखो मैं नहीं सर, बताता हूँ मतलब बात, देखो मैं ठीक है। बताता हूँ बात क्या है। बात ये हो जाता है, जब आदमी जो है ना, जैसे जैसे क्या मैं कहूँ उनसे, जैसे आदमी को लगने लगता है कि अब तो बहुत हो गया, अब बहुत सीख लिया हमने, बहुत कुछ कर लिया। तो एक समय के बाद अब लगता है कि जी अब तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, जी अब कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, है ना। शुरू से जब पढ़ते आ रहे हो आप, इसी तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी वे में बात करते हैं सर सबको। नहीं सर, आप हमसे समझो, कुछ भी सुनो कहते बात, हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात। अब जब अब खत्म हो रहा है कोर्स, जा रहे हो आप आगे, तो अब आपको लग रहा है कि जी इनसे क्या मतलब है हमारा, तो कुछ भी बोल देंगे, तो नहीं वही अब जवाब नहीं दे सर, दो, कुछ भी कह दो। छोड़ो, अभी बात भी खत्म सर करो आप सब। नहीं नहीं पता नहीं, उसे होगा, उसे लेकिन फिर खत्म करिए बात वो सब। देखो हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम जब पढ़ाते हैं तो हम प्यार से भी बोलते हैं, हम डांट भी देते हैं, हमारा ये नेचर है, आपको पता ही है। हम डांट भी सर देते आपने हैं। कभी ऐसा कहा ही नहीं, पहली बार तो आपने अरे सर भाई कहा है। पहली बार हम कह भी सकते मतलब हैं, हो मैं कुछ भी कहा मतलब हो, हम, लेकिन ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की सर आपने। अरे इसमें कौन सा बड़ी बात है, गवार बोल देना इसमें कौन सा बड़ी बात है। गंवार, मैं भी गंवारी इंसान हूँ, और क्या। गंवार का मतलब क्या होता है, गंवार का जो कि जाके मीनिंग सर्च करोगे, मुझे तो नहीं पता है, हम तो ऐसे ही जो मुंह में आया बोल दिया, है ना। वो तो एक वो उसमें बोल देता है आदमी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो वो गलत वे में ले जा रहे हो। वो तो हमारे दिमाग में जो भी आता है, अभी गांव से रह के आ रहे हैं हम भी 10 दिन, तो हमारे दिमाग में गांव वाली बातें थी तो हम बोल देते हैं, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। गंवार बोलने से गंवार हो जाओगे, ये बताओ। हम तो आपको बोल देंगे जी इंजीनियर बन जाओ इंजीनियर। हम्म अभी आपका बड़ाई भी तो किए थे कि हाँ आपने ये चीज लगाया, बहुत अच्छा लगा, तो वो बात तो नहीं कह रहे हो। छोड़ो, बात खत्म करो। हाँ बोलो भाई, ऐसे तो क्या करना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं नहीं, कह दो भैया, नहीं कह सर, दो। मैं बोल रहा था भाई को बुरा लग गया, आप तो ऐसे बात अरे बोल दिए, इसमें क्या बुरा तो वाली बात, कह रहा देखो था कि बुरा नहीं ये मानो। चीज, देखो इसको बोलते हैं ईगो। ये सब गलत है, मैं बताता हूँ। ईगो अगर आपको दिखाना है ना, मैं ये मान रहा हूँ, वो होता है थोड़ा सा, हर आदमी को होता है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। कई बारी लग जाता है, मैं कहते बुरा मान गए, अरे जी ऐसा बुरा मान के क्या कर लो, कुछ भी मैं बोल देता हूँ। तो यार इतना हमारा लेवल है, इतना हम सीनियर हैं आप लोगों से, हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस चीज को बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और सीरियस तरीके से पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए, कुछ नहीं है यार। मैं सही बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जी क्लास से निकाल दूंगा, आज बाहर कर दूंगा, चीड़ फाड़ दूंगा, तो कर देता हूँ। अरे निकल गए, हो गया, तो किसी को निकाल भी देता हूँ और फिर ऐड भी कर जी देता सर, हूँ। फिर ऐड भी कर देते हैं सर। तो वो वाली बात है, वो सब चलो क्लास के बाहर कर दूंगा, जी क्लास के बाहर कर दिया, जी अब दोबारा आपसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जी निकल। लेकिन कुछ लोग हैं भैया जो सुनते हैं। छोड़ो। तो बात ये है, क्या मैं कह रहा था यार। हम्म तो ये जो वैल्यू आपने अभी सेट करी, हम्म देखो अभी क्या लेबल लाओ, मैं बता रहा हूँ कि लेबल ये ले आओ। अब आपने बेसिक जावा पढ़ ली, कोर जावा पढ़ ली, एडवांस पढ़ रहे हो, फ्रेमवर्क लेवल पढ़ाई कर रहे हो। अब नॉर्मल तरीके से काम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी काम करना सीखो, अपने अंदर स्पीड ले आओ। कंपनी में कोड वोड लिखना पड़ेगा तो स्पीड की जरूरत है ना। बार बार मैं बोलता हूँ सबको, स्क्रीन शेयर करो तो बोलो, समझाओ, एक्सप्लेन करो, ऐसे लगे जैसे पढ़ा रहे हो किसी को। लेकिन वो कोई नहीं फॉलो करता है। बार बार मैं बोलता हूँ कि यार एक्सप्लेन करो जो आपको समझ में आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखो आपको स्क्रीन शेयर कराया, आपको एक मौका हमने दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। पता है बेधड़क हो जाना चाहिए आदमी को, बोलना चाहिए, बोलना सीखो। बोलना ये सीखो, ये नहीं,
ये भी जो आप बोल रहे हो, बोलना इन द सेंस जितना आपको क्लियर हो सामने वाले को समझाओ कि जी ठीक है, हमने ये किया, हमने इस पर्पस के लिए ये किया, इस लाइन को हमने इसलिए लिखा, इस लाइन को लिखने से ये फायदा है, इस लाइन को लिखने से ये नुकसान है, यार मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, हमने इतना पढ़ा है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक लाइन हम आपको बताएं, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ भी सकते हो। वो लिंक जो 2-3 मैंने आपसे ओपन कराया ग्रुप में डाल दीजिए, है ना? डाल दूंगा सर। डाल दूंगा नहीं, डाल दीजिए अभी। तो ये चीज है, तो ये सारा चीज जो है अरे ये ऐसे यूआरएल कॉपी करना है भाई। हाँ देखो, ये इसको कॉपी कर लो बस और चैट में पेस्ट कर दो, चैट में कॉपी कॉपी, हाँ बस, और चैट में पेस्ट कर दो और कोई बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था यार, कि इन प्रोग्राम्स को बनाइए, अलग अलग प्रोग्राम जो भी है। ये डायलेक्ट का भी यूज समझ में आ गया आपको, और साथ में आपको इसका भी यूज समझ में आ गया जो मैंने आपको बात बताई। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, है ना? तो अब आगे की कहानी सुनिए जरा। आइए प्रोग्राम में आ जाइए, अभी प्रोग्राम में आ जाइए। तो प्रोग्राम में हाँ, ये प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में क्या है कि ये प्रोग्राम नहीं, एचबीएम दिखाइए। हाँ, तो एचबीएम में आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इंक्रीमेंट आपने लिख दिया ना इस बार। अब इंक्रीमेंट लिखने का मतलब यह कि प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, राइट? तो 7 नंबर लाइन में क्लास का नाम होता है, 9वें नंबर लाइन पे आपकी उस कॉलम का नाम लिखना होता है जिसको हमें प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। और 10वें लाइन पे जो है हमारी प्राइमरी की को बनाने का टेक्निक है कि किस तरह से हमारा प्राइमरी की बनेगा। और 14 और 15 लाइन पे जो चीज़ लिखी गई है वो हमारे प्रॉपर्टी का नाम है, यानी कि फील्ड का नाम है कि जिस नाम से हमारा डेटाबेस में कॉलम बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक कॉलम भी एट्रीब्यूट होता है। अगर आप नहीं चाहते हो कि नेम नाम से कॉलम बने, ईएमपी नाम से कॉलम बने, तो आप प्रॉपर्टी में ही एक एट्रीब्यूट होता है कॉलम। प्रॉपर्टी टैग में एक एट्रीब्यूट होता है कॉलम। अब देखो प्रॉपर्टी टैग के एट्रीब्यूट कैसे लिख सकते हो बताइए? प्रॉपर्टी ना, अरे यार वहाँ प्रॉपर्टी टैग में क्यों जा रहे हो? ये ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी टैग लिखा हुआ है इसी में जाओ ना, उसको क्यों लिख रहे हो सर आप? बना दिए। नहीं इसी नहीं में नहीं, लिखना है। हाँ उसी में लिख दीजिए। हाँ यहीं पे लिखिए, स्पेस देके, हाँ कॉलम, कंट्रोल स्पेस करोगे अपने आप दिख जाएगा, कंट्रोल स्पेस करो ना। हाँ नहीं दिख रहा है, हटा दो हटा दो, देखो अभी आया ना कॉलम। ये भी कॉलम भी हटा दो, कॉलम भी हटा दो, कॉलम भी हटा के कंट्रोल स्पेस करो, आपको सारे एट्रीब्यूट दिख जाएंगे उस टैग के। देखो कॉलम है, फॉर्मूला है, इंडेक्स है, लेजी है, लेंथ है ना? ये सब आप अपने कॉलम के साथ दे सकते हो। अब जैसे आपने कॉलम करके, ये कॉलम एट्रीब्यूट भी होता है और कॉलम टैग भी होता है। आप प्रॉपर्टी टैग के अंदर कॉलम टैग भी दे सकते हो, समझे? और कॉलम का लेंथ भी आप बता सकते हो। बस आपने अगर प्रॉपर्टी का नाम दे दिया तो उसी नाम से हमारे पास क्या बन जाएगा? उसी नाम से हमारे पास फील्ड बन जाएगा, कॉलम बना डेटाबेस कॉलम बन जाएगा। अभी समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं समझे? है तो। तो कॉलम कॉलम टैग भी लिखो प्रॉपर्टी के अंदर जाके। प्रॉपर्टी टैग के अंदर अगर कॉलम ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रॉपर्टी टैग के अंदर, हाँ वहीं पे, हाँ वहीं पे, यस एंटर मारो, हाँ एंटर मारो पहले, एंटर मारो तब उस टैग के अंदर जाओगे। हाँ अभी और एंटर मारो एक और, अब उस टैग के ऊपर, हाँ लाइन नंबर 15 में, हाँ यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करो, कंट्रोल स्पेस करो जरा, देखो आगे कि नहीं आगे कॉलम,
तो कॉलम करके एक टैग भी होता है, तो आप चाहे तो कॉलम टैग को फॉलो करो या कॉलम एट्रीब्यूट को फॉलो करो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसमें हम कॉलम का नाम, देखो मैं ज्यादातर 90% सिनेरियो में मैं तो कभी भी कॉलम का नाम नहीं देता हूँ, क्या जरूरत है भाई। अपने आप जो है हाइबरनेट इतना मतलब तगड़ा है कि बस इसमें प्रॉपर्टी का नाम देना है, दैट्स इट। कॉलम तो अपने आप बन जाएगा उसी नाम से। और कॉलम का नाम आपकी प्रॉपर्टी का नाम अलग अलग रखना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, सेम रखो ना यार, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया, हटा दीजिए सब। अब आप लोगों को समझ में आ गया भाई, एचबीएम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी होती है। क्लास लिखो, आईडी लिखो, प्रॉपर्टी लिखो, बात खत्म। क्लास में क्लास का नाम, आईडी में उस फील्ड का नाम जिसको प्राइमरी की बनाना है, जनरेशन क्लास में उसका टेक्निक लिखना है, और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी का नाम बता देना है, दैट्स इट। इतना लिखने से क्या हो जाएगा, इतना लिखने से आपके जो प्रॉपर्टी का नाम, आपके कॉलम का नाम, ये सब कुछ सबकी एंट्री जो है डेटाबेस में हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक तरफ एचबीएम बन गई, एक तरफ सीएफजी बन गई, और हमने दोनों चीजें समझ ली, और सीएफजी में एचबीएम की एंट्री हो गई, सीएफजी में एचबीएम की एंट्री हो गई। चलिए वेरी गुड। इतना काम करने के बाद अब अगला स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें बनाना होता है मेन क्लास। मेन क्लास में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें अपना डेटा सेट कर दिया, ठीक है। चलिए वो स्कैनर से, यूजर से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। अब देखिए अगला काम जो हमें ये करना होता है कि जैसे जेडीबीसी कनेक्टिविटी में क्या स्टेप होते थे, 5 स्टेप होते थे। लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन, एग्जीक्यूट द क्वेरी, ये सब होते थे ना अलग अलग स्टेप। तो यहाँ पे भी ऐसे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है लोड द कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टेप है गेट द सेशन फैक्ट्री, तीसरा स्टेप है ओपन सेशन, चौथा स्टेप है बिगन ट्रांजैक्शन, पांचवा स्टेप है सेव द क्वेरी, और लास्ट स्टेप है जी सेव करो, कमिट करो, लास्ट में क्लोज कनेक्शन, क्लोज सेशन। बस ऐसा है। मतलब देखो जिस तरह से जेडीबीसी में आपके पास कनेक्शन होता था, स्टेटमेंट होता था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता था, उसी तरह से हाइबरनेट वालों ने हमें थोड़ी अलग अलग तरह की क्लासेस दिया। जैसे सबसे पहली क्लास है हाइबरनेट में, 4-5 क्लासेस हैं, याद रखिएगा। पहली क्लास है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी चीज है सेशन फैक्ट्री। एक्चुअली सेशन फैक्ट्री कोई क्लास नहीं है, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है। तीसरी चीज है सेशन, और चौथी चीज है ट्रांजैक्शन, और पांचवी चीज है क्वेरी। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, सेशन फैक्ट्री पता होना चाहिए, क्वेरी पता होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो होता है हाइबरनेट में, याद रखना आपको, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसका कॉन्फ़िगर मेथड चलाना होता है। और कॉन्फ़िगर मेथड में लाइन नंबर 15 पे देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। लाइन नंबर 15 में जब हमने कॉन्फ़िगरेशन, अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमारी हाइबरनेट सीएफजी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए हमारे पास एक एचबीएम है, बिल्कुल है। एचबीएम है, एक सीएफजी है, वो भी है। सीएफजी में एचबीएम की एंट्री है। एचबीएम में परसिस्ट क्लास की एंट्री है, बिल्कुल है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो सारा होल सोल कहाँ पे है, सारा होल सोल सीएफजी में है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल करेंगे। जब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल कैसे करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास के थ्रू। तो हाइबरनेट के अंदर एक इनबिल्ट क्लास है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डेटा को रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक कॉन्फ़िगर मेथड होता है, जिस कॉन्फ़िगर मेथड में हम अपनी फाइल का नाम देते हैं। अगर आप अपनी फाइल का नाम नहीं भी दोगे ना, hibernate.cfg.xml, तो ये ओवरलोडेड मेथड है। नाम नहीं भी दोगे तब भी लोड कर लेगा। जरा नाम हटा के देखो, नाम हटा के, है ना, और रन करके देखो कि हो पा रहा है कि नहीं। शायद हो जाना चाहिए, आई होप। लेकिन उस केस में आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिसोर्स में होनी चाहिए, जो कि है। तो ये लोड कर देगा आई थिंक, ठीक है ना, रन हो जाना चाहिए। क्योंकि कॉन्फ़िगर मेथड ओवरलोडेड मेथड है। वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम hibernate.cfg.xml है, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा। देखो लोड हो गया कि नहीं हो हो गया। गया।
हाँ, अगर इसका नाम हाथी cfg.xml होता तो लोड नहीं कर पाता। अब इसका नाम करो, रीनेम कर दो, हाइबरनेट cfg.xml की जगह पे हाथी cfg.xml कर दो, तो शायद उसको लोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ओवरलोडेड मेथड है। रिफैक्टर, ऊपर रिफैक्टर, फिर रीनेम। ठीक है, मेन क्लास में जाओ, अब रन करो, अब रन करो, शायद अब नहीं रन हो पाएगा, अब नहीं लोड कर पाएगा इसको, मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। हो गया ना? तो देखो लिखा रहा है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है उसका जो एक बार मेरे से इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था इंटरव्यूअर ने, तब मुझे याद है ये सारी बातें। उसने कहा कि भैया इसका नाम, अगर मान लो कि इस कॉन्फ़िगर मेथड होता है, कॉन्फ़िगर मेथड किसका होता है? मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन क्लास का। उसने कहा कॉन्फ़िगर मेथड में आप किसका लोकेशन बताते हो? हम सीएफजी का लोकेशन बताते हैं। तो अगर सीएफजी का लोकेशन नहीं बताएंगे तो, अगर हम सीएफजी का लोकेशन नहीं बताएंगे तो क्या वो कॉल कर पाएगा? हमने कहा सर नहीं, कभी नहीं कॉल कर पाएगा। और उसने मुझे चला के दिखा दिया, उसने मुझे चला के दिखा दिया भाई, कह दिया देखो ऐसे चल जाएगा। हाँ, उस केस में ये भी चीजें हैं कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम हाइबरनेट cfg.xml होना जरूरी है, उसमें हाइबरनेट वर्ड होना जरूरी है, और साथ ही साथ वो रिसोर्स में भी होना जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो कॉन्फ़िगर मेथड ओवरलोडेड मेथड है एक्चुअली में। ये मेथड में आप अपनी, अब इसके अंदर हाथी cfg.xml लिख दो डबल कोड के अंदर, कॉन्फ़िगर के अंदर, है ना, हाथी cfg.xml, तो उसको कॉल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है डबल कोड में। अब चलाओगे तो चल जाएगा। चलेगा नहीं, चल गया, ये चीज है भाई। और जो क्रिएट लिखे हो ना भाई, वहां से क्रिएट हटा दो, नहीं तो बार बार वो दुखी कर देगा। अपडेट रखो सीएफजी में, है ना, अपडेट का मतलब वो बार बार नहीं तो क्रिएट ही करता रहेगा डेटाबेस में। ठीक है, अब रन करो, देखो अब क्रिएट नहीं होगा। देखो अब नहीं हुआ ना, अब देखो केवल इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सही है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। क्यों बनाया हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट? ताकि कॉन्फ़िगर मेथड चला पाएँ। क्वेश्चन है कॉन्फ़िगर मेथड क्यों चला पाएँगे? ताकि हम कॉन्फ़िगर मेथड चला के हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक पहुँच पाएँ। क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक क्यों पहुँचना चाह रहे हैं? अरे भैया कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक नहीं पहुँचेंगे तो हाइबरनेटवर्क को कैसे बताएँगे कि हे हाइबरनेट, ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा यूआरएल है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये डायलेक्ट है, ये एचबीएम है, इसको तू कॉल कर। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, कहीं न कहीं हाइबरनेट क्या करेगा इंटरनली मेमोरी में? पार्सिंग करेगा। समझ लो फाइल हैंडलिंग हो रही है, सिंपल सा मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास के कॉन्फ़िगर मेथड के थ्रू हम अपनी सीएफजी की इन्फॉर्मेशन हाइबरनेट तक पहुँचा रहे हैं। समझे? तो जो कॉन्फ़िगर मेथड है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, और वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्या करेगा? हाइबरनेट की एक-एक टैग को रीड करेगा। समझे? तो फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉन्फ़िगर मेथड चला दिया। क्यों चलाया? ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक पहुँच पाएँ। फाइल तक पहुँच गए। अब फाइल में पहुँचने के बाद क्या करेंगे? वहाँ पे सारे टैग को रीड करेंगे। तो ज़रा जाना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, देखना कौन-कौन सा टैग है। सबसे रूट टैग कौन-सा है ना, सेशन फैक्ट्री टैग,
है ना सेशन फैक्ट्री। कॉन्फ़िगरेशन के बाद रूट टैग तो सेशन फैक्ट्री ये तो है। अब हमें सेशन फैक्ट्री तक पहुंचना है, सेशन फैक्ट्री तक पहुंचना है। तो सेशन फैक्ट्री कैसे निकालें? अपनी मेन क्लास में आइए। तो सेशन फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ही मेथड है बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो जो बिल्ड सेशन फैक्ट्री है वो हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। दिस इज द फैक्ट्री मेथड, है ना। बिल्ड सेशन फैक्ट्री हमें क्या कर रहा है? सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। ये जो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है, सेशन फैक्ट्री क्या होती है? व्हाट इज द सेशन फैक्ट्री? सेशन फैक्ट्री इज द फैक्ट्री फॉर द सेशन। सेशन फैक्ट्री इज द इंटरफेस जिसका ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते हैं। सेशन फैक्ट्री इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चलाने से हमारे पास आ गया। सेशन फैक्ट्री क्यों जरूरी है? सेशन फैक्ट्री इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने उस पर्टिकुलर एक्सएमएल फाइल तक पहुंच पाए और वहां से डेटा को रीड कर पाए। तो सेशन फैक्ट्री जो हो गई, ये इंटरफेस हो गई जिसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चलाने से आ गया। जब हमारे पास सेशन फैक्ट्री मेथड आ गया तो ये समझ लीजिए कि सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आने से हमें ये फायदा मिल गया कि हमारी हाइबरनेट हमारे सेशन फैक्ट्री टैग में चली गई। जाइए हाइबरनेट सीएफजी फाइल में, सीएफजी फाइल में जाइए, सेशन फैक्ट्री टैग में चली गई और उस टैग में जितनी भी एंट्री है, जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ड्राइवर है, यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, डायलेक्ट है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है सेशन फैक्ट्री, और साथ में एचबीएम है। यानी कि सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में क्या होता होगा? एक काम करो, इसको कैसे हम जान पाएंगे कि क्या होता होगा? अभी एक काम करो, मेन में जाओ। सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट बनते ही क्या होता होगा? जाओ मेन में, सेशन फैक्ट्री के नीचे की सारी लाइन कमेंट कर दो। समझ रहे हो? सेशन फैक्ट्री के सारे नीचे, सेशन फैक्ट्री के बाद वाली लाइन, कि सेशन फैक्ट्री तक क्या हुआ होगा? जहां तक मेरा अनुमान है कि सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट बनते ही डेटाबेस में टेबल टूबल सब बन चुका होगा। लाइन नंबर 22 को अनकमेंट करो। अब देखो इसीलिए कह रहे हैं, तो भाई बोलेंगे तो बोलेगे तो बोलता है, हैं? सेव कर दो। हाँ, घबराओ ने भैया, रजाई में बैठ जाओ, काहे परेशान हो? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की जरूरत है नहीं, वैसे रहने दीजिए, नो रिक्वायर्ड। बस आप एक काम करिए कि अब आप वहाँ पे अपडेट की जगह पे क्रिएट कर दीजिए, ताकि हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सीएफजी में, है ना। हाँ, अब इतना जब रन करोगे तो सेशन फैक्ट्री के एक ऑब्जेक्ट के बनते ही पता है क्या होगा मेमोरी में? वो मेमोरी में आपकी सारे सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर जितने भी डिलीट नहीं भाई, क्रिएट कह रहे हैं, क्रिएट तो कह रहा है, क्रिएट करना है भाई। हाँ, क्रिएट करना है। खाना नहीं खाया लग रहा है आज। अभी मेन में जाओ, मेन क्लास में। अब रन करो, राइट क्लिक, रन एज, और रन एज जावा प्रोग्राम। ये देखो, ये देखो, सेशन फैक्ट्री का तो ऑब्जेक्ट बना था, अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है ना। सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में क्या हुआ? सोचो, वो हमारे सीएफजी फाइल में चला गया, सीएफजी फाइल के सारे टैग को रीड कर लिया उसने, जो है आपके ड्राइवर का नाम, यूआरएल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड सब देख लिया उसने, डायलेक्ट देख लिया उसने, एचबीएम को रीड भी कर लिया, वहीं से एचबीएम भी रीड हो गई। और एचबीएम में जो एंट्री है, एचबीएम में क्या एंट्री है? टेबल का नाम, प्रॉपर्टी का नाम, टेबल टूबल सब बना दिया। आप समझे कि नहीं समझे कि किस लाइन से क्या होता है? बहुत सिंपल स्टेप्स है यार। सबसे पहला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना के कॉन्फ़िगर मेथड चलाओ, और कॉन्फ़िगर का बिल्ड 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 सेशन फैक्ट्री से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट ले लो। सेशन फैक्ट्री का जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बना तो उसी टाइम पे ही हमारा सेशन फैक्ट्री के एक ऑब्जेक्ट बनते ही सीधे कंट्रोल चली गई सीएफजी फाइल के पास। सीएफजी फाइल ओपन करो, सीएफजी फाइल ओपन करो। सीएफजी फाइल में सारा चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ये सारे टैग को रीड करेगा कि करके, अच्छा ड्राइवर का नाम ये है, यूआरएल ये है ना, यूजर नेम ये है। तो ये मेमोरी में क्या हो रहा होगा? सोचो मेमोरी में क्या हो रहा होगा। अगर देखा जाए इंटरनली क्या हो रहा होगा, इंटरनली तो जेडीबीसी चल रही होगी ना। तो हाइबरनेट इज नथिंग बट अ रैपर ऑन जेडीबीसी। ये पूरे जेडीबीसी के ऊपर एक लेयर है, एक रैपर है। तो मेमोरी में तो पूरी जेडीबीसी चल रही है भाई, पूरी जेडीबीसी की कहानी चल रही है मेमोरी में। तो ये सारा यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ लेके हाइबरनेट इंटरनली एक कनेक्शन बनाता होगा
JDBC कनेक्शन स्टेब्लिश करता होगा। पूरा कनेक्शन एक स्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन स्टेब्लिश करते ही अब उस पर्टिकुलर कनेक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट क्वेरी भी चलाता होगा, प्रिफर्ड स्टेटमेंट भी चलाता होगा, वो सब कुछ कर रहा होगा। तो उसको 13 नंबर लाइन से HBM क्लास के पास गया, HBM क्लास में गया अब, यानी कि ये से सारी चीजों को रीड करके HBM क्लास के पास चला गया। और HBM क्लास जो है, उस क्लास में आपके टेबल का नाम लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। यहीं से HBM जब कॉल होगा, EMP HBM ओपन करिए, देखिए वहां पे लिखा है ना कि ये हमारी टेबल है, ये हमारी क्लास है, ये हमारा प्राइमरी की है, ये हमारे कॉलम है, इस नाम से ये बनाना है। तो बस वो टेबल टूबल सब बना दिया, खत्म कहानी, समझे। तो यानी कि हमारा डेटाबेस में, मेमोरी में, इसका मतलब कनेक्शन तो बन चुका है ना, डेटाबेस में कनेक्शन बन चुका है, डेटाबेस और हाइबरनेट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, और क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गई। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हुई नहीं तो टेबल बना कैसे, बताओ। हो गया होगा ना सब कुछ। तो अब वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, इसका लाइव प्रूफ मेमोरी में दिख रहा है, कंसोल पे दिख रहा था कि क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, समझे भाई। अब मेन क्लास में जाओ। तो सेशन फैक्ट्री के एक ऑब्जेक्ट के बनने से मेमोरी में ये सारा काम हो गया। अब अगला काम क्या करना होता है, अगला काम वो जो कनेक्शन मेमोरी में बना है वो हमें चाहिए। अब वो कनेक्शन क्यों चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर कनेक्शन का यूज करके आप कोई इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब मेथड चला पाओ। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है सेशन। यानी कि ये जो सेशन है, सेशन एक इंटरफेस है, बट सेशन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जब ओपन सेशन मेथड चलेगा। लाइन नंबर 19 में जब आप सेशन फैक्ट्री के ऊपर ओपन सेशन मेथड चलाओगे तो आपको सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि सेशन क्यों जरूरी है, तो सेशन इज द फैक्ट्री, सेशन इज द फैक्ट्री, नो नो, सेशन इज द रैपर ऑन द कनेक्शन। यानी सेशन और JDBC कनेक्शन एक ही बात है। सेशन का ऑब्जेक्ट मिलना मतलब JDBC कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाना। क्योंकि सेशन का ऑब्जेक्ट हम क्यों चाहिए, अच्छा अब देखिए सेशन फैक्ट्री और सेशन में क्या अंतर है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन फैक्ट्री इज द फैक्ट्री फॉर द सेशन, और सेशन और कॉन्फ़िगरेशन इज द फैक्ट्री फॉर द सेशन फैक्ट्री। ये फैक्ट्री वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि आप देखो कॉन्फ़िगरेशन पे बिल्ड सेशन फैक्ट्री में से चला रहे हो, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है सेशन फैक्ट्री निकालने के लिए। वैसे ही सेशन फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है सेशन को जनरेट करने के लिए, क्योंकि सेशन फैक्ट्री नहीं मिलेगा तो सेशन नहीं मिलेगा। तो सेशन क्या होती है, व्हाट इज सेशन, इंटरफेस होती है। यहाँ वो सेशन नहीं है जो HTTP सेशन सर्वलेट में होती थी, ये एक इंटरफेस है जो जावा एप्लीकेशन और हाइबरनेट के बीच में, डेटाबेस के बीच में, एक तरफ जावा एप्लीकेशन हो गई और एक तरफ डेटाबेस हो गया, उन दोनों के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करता है। दूसरे वर्ड में देखो मैं बोल सकता हूँ सेशन इज द कनेक्शन बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। सेशन के एक ऑब्जेक्ट के आने का मतलब ये हो जाता है कि भाई आपके पास एक JDBC कनेक्शन आ गया है, क्योंकि सेशन एक कनेक्शन ही है और कुछ नहीं है। सेशन ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है, तो सेशन ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि सेशन के ही अंदर ही बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सेव मेथड है, परसिस्ट मेथड है, सेव और अपडेट मेथड है, डिलीट मेथड है, एग्जीक्यूट मेथड है, बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हम वो सारा काम कर लेंगे। यहाँ पे सेशन को समझ लीजिए कि डाओ लेयर है यार, सेशन को समझ लो कि डाओ लेयर है और कुछ नहीं है। जिस तरह से आपने विदाउट ORM काम किया था ना कल, वो क्या नाम है उनका यार, याद है एक स्टूडेंट, अरे एक और स्टूडेंट था ना, उसने विदाउट ORM किया था ना अभी काम, दिवाकर ने। तो विदाउट ORM में उसने क्या काम किया था, कनेक्शन अपना डेटा को उठाया और ORM को दे दिया, मतलब डाओ को दे दिया, डाओ ने उस डेटा को निकाला, डेटाबेस में स्टोर कर दिया, ये तो किया था। लेकिन यहाँ पे हम वो चीज तो यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो उसी के जगह पे यहाँ पे सेव मेथड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और सेव को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो सेव को जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो मेमोरी में क्या कर रहा होगा, इंटरनली हमारे उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालता होगा, है ना, प्रीवर्ड स्टेटमेंट बनाता होगा, डेटा को डेटाबेस में सेव करता होगा। लेकिन भाई सेव करने के साथ कमिट करना जरूरी है यहाँ पे। तो इसीलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को, अच्छा तो इसलिए अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहानी है यार, अब मैं थक गया भाई, अब नहीं बोलूंगा, है ना, और क्लास का टाइम भी ओवर हो गया। ठंड का महीना है, कल बात करते हैं, ठीक है, कल भी पढ़ाऊंगा। कल मैं दिन में ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, सर्वलेट वगैरह में मैं आपको प्रोजेक्ट बनाऊंगा, करेंगे बात। ये सब प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम 2-3 बार अपने मन से प्रैक्टिस कर लो भाई, फिर कल बात करते हैं, है ना, बाय।